आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम एफ के से निरूपित करते हैं, यानी कि गतिज घर्षण बल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन क्या चीज होती है और स्थैतिक फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि उसकी एक लिमिट होती है जिसे हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी ये वो स्थिति होती है जब कोई ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है उस पर एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो इस बल के लगते ही, एक्सटर्नल फोर्स के लगते ही इस पर एक अपोजिंग फोर्स काम करने लगता है, जबकि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तब भी। और जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, अपोजिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, जिसे हम स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और एक लिमिट ऐसी आ जाती है जबकि हम एक्सटर्नल फोर्स का मान इतना बढ़ा देते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी मूव कर तो नहीं रहा है, पर अब अगर हम इसकी वैल्यू को और बढ़ाएंगे तो ये मूव करने लगेगा। तो उस समय उस स्थिति में जबकि ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है मूव करने के लिए, स्थैतिक घर्षण की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, यानी कि सीमांत घर्षण बल कहते हैं। वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि इसके बाद अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगेगा जो कि सरफेस पर रखा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू को अगर बढ़ा दें, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को, तो ये मूव करने लगेगा। जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है यानी कि रेस्ट पोजीशन को छोड़ दे रहा है, तो अब इस पर जो ऑपोजिंग फोर्स वर्क करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहलाएगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहलाएगा, उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम एफ के से निरूपित करते हैं। और ये तब वर्क एक्शन में आता है जबकि ऑब्जेक्ट जो है जिस सरफेस पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर रखा हुआ है उनके जो कांटेक्ट सरफेस हैं, कांटेक्ट में दोनों की सरफेस हैं, एक तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसका निचला सरफेस और एक जिस सरफेस पर वो रखा हुआ है, इन दोनों सरफेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है जब रिलेटिव मोशन, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन यानी अपोजिंग फोर्स जो वर्क करता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि गतिज घर्षण बल। और इस गतिज घर्षण बल की जो वैल्यू होती है यानी अगर हम देखें तो ये एक्सटर्नल फोर्स जब स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पर से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क एक्शन में आ जाता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है, इट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पर था और हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे थे, तो उसी के रेशियो में ऑपोजिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही थी। और एक लिमिट ऐसी आ गई जबकि ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस पर जिस पर वो रखा हुआ है मूव करने के लिए रेडी हो गया है,
तो उस समय इसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और उसके बाद जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो उस समय अब जो अपोजिंग फोर्स इस पर वर्क करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जिसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी। और जिस तरीके से हमने जाना था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है तो उस पर उसका वेट वर्क करता है mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और इस वेट से ये इस सरफेस को पर फोर्स लगाता है, और उस फोर्स यानी एक्शन और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार उतना ही रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन पर इस ऑब्जेक्ट पर ये सरफेस भी लगा रहा होता है, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और इसी नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑपोजिंग फोर्स, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो। तो जिस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज एफ के हियर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को यहां से हटा दें तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें मिलता है उसे हम म्यू के से निरूपित करते हैं, म्यू के से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और अगर हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से निकालें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो ये आ जाएगी एफ के अपॉन आर, जहां एफ के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, और आर नॉर्मल रिएक्शन है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन से उसकी वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। दिस विल बी मोर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू कम होती है यानी कि जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो ऑपोजिंग फोर्स कम विरोध कर रहा है। इसका मतलब है कि अब जो विरोध हो रहा है गति का वो कम हो रहा है। पहले जब वो रेस्ट पर था तो हमें उसे मोशन में लाने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। इसका मतलब ऑपोजिंग फोर्स ज्यादा था, और इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा था। और जब ऑब्जेक्ट एक बार मूवमेंट में आ जाता है तो फिर ऑपोजिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में है। जैसा कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी उस पोजीशन को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो अगर हम उसको उस पर कोई अपोजिंग फोर्स काम करने लगे, उसके विरोध में कोई काम करने लगे, तो फिर उसकी वैल्यू, वो अपनी मूवमेंट को बनाए रख रहा है और हम एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं उसकी मूवमेंट को बनाए रखने के लिए, तो अपोजिंग फोर्स का इन्फ्लुएंस अब उस ऑब्जेक्ट पर उतना नहीं रहेगा जितना कि जब वो रेस्ट पर था। तो इसलिए स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अपोजिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, अपोजिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है एफ के की वैल्यू, और फिर एक कांस्टेंट लेवल पर आकर के वर्क करती है, एक्शन में रहती है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होता।
इसको आप इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है एक्सटर्नल फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में। तो शुरू में तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, चूंकि ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम इसको एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे तो इसी के रेशियो में अपोजिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। और उसके बाद जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो उसकी वैल्यू सडनली गिरती है, फॉल करती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये है आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है कि पहले तो धीरे धीरे ये बढ़ा और फिर एक लिमिट ऐसी आ गई कि ऑब्जेक्ट यहां पर स्टार्ट हो गया, रेडी मूवमेंट के लिए रेडी हो गया, तो गति करने के लिए तैयार हो गया। इट हैज बीन स्टार्टेड टू मूव। और जैसे ये मूव करने लगता है तो फिर ऑपोजिंग फ्रिक्शन की वैल्यू और कम हो जाती है, ऑपोजिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ये फॉल करती है और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव करके उसी को मेंटेन करती है। तो ये ग्राफ है एक्सटर्नल फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स के बीच में, जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑपोजिंग फोर्स काम कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो वो इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते गए उसी रेशियो में ये बढ़ता चला गया और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की। और उसके बाद जैसे ये मूव करना स्टार्ट करता है तो अपोजिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और फिर वो अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन करती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे और द मोमेंट हम फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे ही अपोजिंग फोर्स एक्शन में आ जाएगा और एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में आने नहीं देगा। और धीरे धीरे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी एक लिमिट तक। और वो लिमिट होगी जबकि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर था अब मूव करने के लिए रेडी हो चुका है। अब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, यानी कि इस स्थिति में, इस स्टेट में जो ऑपोजिंग फोर्स की वैल्यू होगी वो अपनी मैक्सिमम स्थिति में होगी, यानी यहां पर होगी। और उसके बाद मूवमेंट में जब हम इसकी वैल्यू जब हम और बढ़ाते हैं एक्सटर्नल फोर्स की, तो फिर ये ऑपोजिंग फोर्स की वैल्यू कम होगी और कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि फिर हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये फिर अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू पर बना रहेगा, फिर इसके साथ ये बढ़ेगा नहीं। So this is about kinetic friction.